cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं विभाकर बख्शी, जो नवरस रिकॉर्ड्स के मालिक हैं। अब नवरस रिकॉर्ड्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले विभाकर यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि नवरस रिकॉर्ड्स किस चीज़ में स्पेशलाइज करता है? वो एक क्लासिकल म्यूजिक लेबल है। वी स्पेशलाइज इन क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कवरिंग इंडिया, पाकिस्तान, Bangladesh. And our major specialty is that we record live performances. Virtually the entire catalog consists of live performances. That's it, really. I mean, this is something that I really want to discuss with you. And I know that for such a long time you have been organizing those concerts of Indian classical music. इस देश में, ब्रिटेन में, अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत होता है तो सबसे पहले जो नाम गिने जाते हैं उनमें नवरस रिकॉर्ड्स, विभाकर बख्शी का नाम पहली जो लिस्ट है उनमें आता है। और मैं इस मुल्क में कम से कम 25 साल से तो आपकी कॉन्सर्ट्स देख रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, मैं क्या देख रहा हूँ। पहले ये बताइए कि आपने ये काम कब से शुरू किया? वैसे तो आई गॉट इन्वॉल्व इन क्लासिकल म्यूजिक सीन इन द 1980s and I used to attend concerts arranged by a very dear friend of mine whose concerts, उनका जो माहौल होता था was outstanding, quite unique. His name is Jay Vishwadev. So I asked him, I said, look, I come to your concerts and I loved what I see, but I can never again relive these experiences, which is such a shame because our music is improvised, and when it is performed live, it is at its best. And he said, no, he's been recording all these concerts. So I said, why don't you bring them out, publish them? He tried, he spoke to a number of record companies, kisi se baat ki, but nothing happened. So in the end, I said, why don't we do it ourselves? I had a brother who was retired because of ill health, but he was an absolutely brilliant technician. Jay was the person with the artistic जय विश्वदेवा ऑर्गेनाइज करते थे, आप लोग रिकॉर्ड करते थे। Some Arts Network and इससे पहले Academy of Performing Arts and Music. So he'd been doing it since 1980. अच्छा, मुझे थोड़ा सा नाम बताइए। मुझे तो बिल्कुल पता है कि ये तो हो रहा है और आपने बता भी दिया, लेकिन ये ज़रा से ये बताइए कि किन किन लोगों के साथ में आपने सबसे पहले वो बड़े वाले कॉन्सर्ट्स किए और किन को रिलीज किया? हाँ, उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब के साथ। विलायत खान साहब, विलायत हुसैन वोकलिस्ट। विलायत हुसैन वोकलिस्ट। उस्ताद विलायत खान साहब, हाँ जी, जो ज़्यादातर अमेरिका में रहते थे। हाँ, और उसके बाद में अगर वो लंदन आते थे, मुझे याद है वो विभाकर बख्शी और जय विश्वदेवा के इनविटेशन पे आते थे। किशोरी अमनकर सेम वे। और आप ही के लिए उन्होंने स्पेशल कॉन्सर्ट्स किए लंदन में। He was the only artist ever exclusively associated to one label. It never happened in Indian music that an artist would say, I am tied up with only one label. And he recorded only he was associated with Navras Records for the last few years of his life before he passed away. क्या बात है। और उनके कॉन्सर्ट्स कहाँ होते थे यहाँ लंदन में? लंदन में होते थे usually at the Barbican or at the Festival Hall, sometimes in a place like St. Luke's for a morning concert. But we also presented him in Paris, in Antwerp, and one or two other places. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो लोग शायद इस देश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, बार्बिकन, रॉयल जो फेस्टिवल हॉल है, साउथ बैंक के जो हॉल्स हैं, इसके अलावा और जिन जगहों का इन्होंने जिक्र किया, वो इस मुल्क के बेनतहा प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आर्टिस्ट को भी मज़ा आता है और देखने और सुनने वाले को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इनफैक्ट जब फेस्टिवल हॉल का इनॉग्रेशन हुआ था in the 1950s, he was one of the artists who inaugurated that. विलायत खान साहब। और अच्छा, ये तो in those days he used to live here. विलायत खान साहब के साथ में आपके कॉन्सर्ट्स हुए। आपने कहा किशोरी अमोनकर के साथ में, भीमसेन जोशी जी, भीमसेन जोशी जी के साथ में, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरासिया के साथ में। मुझे याद है मैंने एक कॉन्सर्ट आपका अटेंड किया था, मेरे ख्याल से बारबेकन में था जी, जुगलबंदी का था, और जिसमें गिटार भी था। हाँ जी, वंडरफुल। हाँ, और फ्यूजन म्यूजिक था कुछ। which was because it was we originally हमने बम्बई में उनको we had launched a concert of theirs which was called Valley Recalls. This was a sequel to their original album they did years ago called Call of the Valley. And so 30 years or so passed and they had not performed together since then. So this is the first time it happened. शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर रहे हैं आप? जी जी। आपको पता है वो कॉल ऑफ द वैली जो वो जो एल्बम है वो तो इंडिया में रिलीज हुआ था जी, लेकिन जब वो आया है तो मुझे याद है कि ऐसा हिट हुआ था। और मैं उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करता था,
प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, तो ऑल इंडिया रेडियो में वो फिलर के तौर पे ऐसे यूज होता था कि जहां पे भी कोई जगह बची है 1 मिनट 2 मिनट, उसमें साहब कॉल ऑफ द वैली जो है वो बजेगा। अमेजिंगली, Probably the most successful Indian classical album of all time. और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मुझे अच्छी तरह से ये भी बात याद है कि संतूर को एक तरह से उन्होंने दुनिया के नक्शे पर रख दिया था। संतूर पहले भी था, बाद में भी था और अभी भी है, लेकिन यह है कि संतूर से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ कम लोग थे जी, जो कि शिव कुमार शर्मा का कंट्रीब्यूशन। Originally Sufiana music हाँ, जबरदस्त। was not used for classical music. It is his work to completely change and modify the instrument. अच्छा, उनका बेटा भी अब संतूर में ही है? हाँ, राहुल शर्मा। राहुल आपने सुना उनको? हाँ, we launched his debut albums too. क्या बात है, वाह! देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्शन। But he's been doing more of crossover work, fusion work, but he also does classical as well. He's very, very good. ओके, तो इन लोगों के कॉन्सर्ट्स यहाँ पे होते थे जी, और उनको आप वहीं वेन्यू पे रिकॉर्ड करते थे पूरी अपनी टीम के साथ में? live recordings, yes. Sometimes filming as well. फिल्मिंग एज वेल। तो क्यों मुझे भी पता है कि नवरस रिकॉर्ड्स ने उनकी डीवीडीज भी रिलीज की। जी। ओके, और उसमें कुछ नाम शुरू में थोड़े से रह गए हैं, वो मेरे फेवरेट नाम है। जी, जैसे मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन खान साहब थे, आबिदा परवीन, and some of the finest recordings of Ustad Nusrat Fateh Ali Khan साहब। हाँ, मेहदी हसन खान की बात करते हैं जी। आपने मेरे ख्याल से 3 उनके एल्बम्स हैं जो रिलीज किए। We had released a triple album of his, one album with 3 CDs. Okay. And it was our inaugural, it was a launch album for our catalog. नवरस रिकॉर्ड जो है वो लॉन्च हुआ मेहदी हसन खान साहब जी के एल्बम और से। उनको जो कॉन्सर्ट जो हुआ था वो it happened before Navras was even conceived. क्या बात। It was a 1990 concert at the Royal College of Music just behind the Albert Hall. And it was a unique concert because he was accompanied by 2 other maestros, Ustad Sultan Khan on सारंगी पे and Ustad Shaukat Hussain Khan, who was a guru bhai of Ustad Allah Rakha Sahib on tabla. तबले पे। And Mehdi Saab's son was on harmonium as well with him. And that concert was a huge success. And so we started with that album. आपने गुलाम अली की भी एल्बम एक रिलीज किया, His album was recorded in the 1980s at the festival hall again. तो वो आपने आपने उसके राइट्स ले लिए। हाँ, ओके, तो कुछ कॉन्सर्ट जिनका आपने जिक्र, मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए समझने के लिए कि नवरस रिकॉर्ड्स है क्या, और विभाकर बख्शी ने ब्रिटेन में किस तरह से मतलब we have done vocal and instrumental, we have done thumris, we have done ghazals, we have done 1 or 2 albums with film album also with Naushad ji, we have done percussion, dance music, you name it, and then some fusion and crossover. और ये ज़्यादातर बहुत सारी शुरू की जो चीज़ें खास तौर पे 1990s में ये आपने जय विश्वदेवा के साथ में मिलकर काम किया ना? And a lot of the recordings, original recordings, were actually analog recordings, which we converted into digital recordings. Of course, today everybody prefers analog. It was a time when digital was becoming big. तो उसको फिर डिजिटाइज किया, डिजिटाइज किया। मेरा भाई ने सारा कैटलॉग को डिजिटाइज किया। और आपके भाई का अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले 3 साल पहले वो उनका निधन हो गया। He was, as I said, he was the real technical maestro. नाम बताइए। किरीट बख्शी, my elder brother. तो मैं समझता हूँ कि एक हम सबका ट्रिब्यूट उनको ही जाता है, इसलिए कि इतने शानदार जो रिकॉर्डिंग्स आज हमारे पास हैं और हम सुनने को मिल सकते हैं। You know, people used to have resistance to buying live recordings of Indian concerts. They used to say, "No, it's too much noise and it's not clear." And we had such a problem to make people take that step. But once they heard it, they could not believe the tonal quality. And one of the concerts, one of the earliest recordings he did of Ustad Amjad Ali Khan Sahib in a Kufa gallery, which is a normal, it's not a studio. And the album was selected as among the top 50 world music albums of the year in 1996 in Rag Bhairav. ये कूफा गैलरी जो बेस वाटर में, वेस्टबोर्न। मज़े की बात यह है कि मैं अभी तक टॉपिक पे नहीं आया। मज़े की बात तो नहीं, बुरी बात है एक तरह से इसलिए कि अभी हम बैकग्राउंडर की तरफ ज़्यादा थे। टॉपिक हमारा ये है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जिसमें कर्नाटक शैली का गायन भी जो संगीत है वो भी शामिल है, और जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वो भी शामिल है। आज डिजिटल वर्ल्ड में इनका क्या अस्तित्व है, क्या दशा है, और आने वाले सालों में
क्या दिशा होने वाली। मैं जानबूझ के थोड़ी सी हिंदी आपके सर पे गिरा रहा हूँ ताकि शायद आप कुछ थोड़े से इंस्पायर होके कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलें, इसलिए कि लोग हैं, देखिए हिंदुस्तानी ज़बान में हमारा प्रोग्राम होता है, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी समझते हैं, तो बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा आसान करके बोलेंगे तो उनको मज़ा आएगा। खैर, तो ये बता दें मुझे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ही हम बात कर रहे हैं, मैं जानबूझ के फिल्मी म्यूजिक वगैरह या इंडियन म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, जो दूसरा म्यूजिक है। अच्छा है बुरा है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे लिए? अच्छा है, ऐसे तो 1980s और 1990s में बहुत शुरू हो गया डिजिटल, और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि डिजिटल रिकॉर्डिंग का टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी। यू कैन रिकॉर्ड कॉन्सर्ट्स 1.5 घंटे का करना है तो करो, 2 घंटे का करो। ऑफ कोर्स सीडीज जब ओरिजिनली आई थी तो वो 75 to 80 मिनट से ज़्यादा नहीं काम कर सकते, बट देन यू कुड मेक इट डबल सीडी एंड कंटिन्यू, सो इट अलाउड यू कि जितना लंबा आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस करना है, डोंट कंस्ट्रेन देम, लेट देम परफॉर्म एज दे वांट टू परफॉर्म विदाउट वरीज के भाई टाइम की पाबंदी है। तो डिजिटल का ये बड़ा, डिजिटल का बहुत फ़ायदा हो गया, मुझे भी पता है, इसलिए कि जब मैं बीबीसी में आ चुका था ऑल इंडिया रेडियो से, उसके बाद में फिर एक तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी हावी होने लगी थी। और तो हम आर्टिस्ट को कभी नहीं कहते थे कि भाई आप इतने मिनट के लिए गाए और ये राग गाए वो ना गाए, वो कुछ नहीं करते थे। उनका जो मिजाज में जो आया, जितना लंबा करना था वो करते थे। वरना मुझे याद है कि ऑल इंडिया रेडियो के ज़माने में इतने सारे स्पूल्स लेके जाते थे जी। और डर ये रहता था कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म क्या होता है कि एक जब वो स्पूल ख़त्म होने लगता था तो जान निकलती थी कि कहीं आर्टिस्ट अगर बीच में ही गा रहा है तो कैसे पूरा करेंगे, या तो 2 मशीनें एक साथ चलाएं। एनीवे, एंड ये हुआ था हमारा मेरी साहब का कॉन्सर्ट की हम फिल्म कर रहे थे, तो वीडियो के लिए टेक्नोलॉजी डिजिटल नहीं थी, वो वीडियो टेप वाली थी, द टेप रन आउट, तो वी कुड नॉट film some part of his songs which we have on audio. हो गया तो हो गया, मिस हो गया, क्या करें। ओके, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बेबाकर बख्शी, आपका कहना है कि हमारे लिए एक तरह से ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे लिए मतलब ये कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे मैं फोकस कर रहा हूँ जानबूझ के। अब मैं ज़रा दुखती रग पे हाथ रखना चाहता हूँ आपकी कि ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है म्यूज़िक का, ये कितना अच्छा है भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए? देखिए, जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चलना चाहिए इस तरह से चलते हैं तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितनी सीडी निकलती है तो काफ़ी लोग बाय करके वो लोग अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं। इन दैट केस मोनेटाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा रिकॉर्ड कंपनी ने उनको नुकसान होगा, बिकॉज दे डोंट ट्रांसलेट इनटू सेल्स। अदरवाइज आप सोचिए कि कल ऐसा हुआ कि फिजिकल चीज़ बनती नहीं है, सिर्फ सीडी बननी बंद हो गई, सब डिजिटल हो गए, तभी सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा कि द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मेक ए सीडी, टू राइट आर्ट वर्क, नोट्स, और डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल को भेजना, रिटेल से फिर कस्टमर को भेजना, इतना जो वो काम है वो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड इसमें सबका मार्जिन बढ़ता है। तो जो रिकॉर्ड कंपनी को मिलता है तो बहुत कम मिलता है इसमें, तो डिजिटल में ये सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं। मैं जानबूझ के क्लासिकल म्यूजिक बार बार कह देता हूँ जी, उसकी वजह ये है कि मैं ये भी जानता हूँ, अब जानता हूँ किसी न किसी तरह से, कि जो बाकी जो रिकॉर्ड कंपनियाँ हैं जो पॉपुलर म्यूजिक में डील करती हैं, जो फिल्म म्यूजिक में डील करती हैं, जो पॉप म्यूजिक में डील करती हैं, या जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े कंपनियां हैं, वो तो पैसा बना रहे हैं ज़बरदस्त। मतलब ये समझ लीजिए कि बिजनेस, जो मैं समझता हूँ, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो बिलियंस के हिसाब से बिजनेस है ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल, जो म्यूज़िक बिक रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये कि एक बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन म्यूज़िक किसी न किसी तरह से या तो ख़रीद रहे हैं या उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो उनके साथ में तो अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? नहीं, मतलब क्या बात है कि क्लासिकल म्यूजिक का टर्नओवर इतना नहीं हो सकता है जितना जो फिल्म म्यूजिक का होता है। तो दूसरी बात यह है कि फिल्म का जो म्यूजिक निकलता है उनकी लाइफ टाइम बहुत लिमिटेड है, 6 महीने 12 महीने से आगे नहीं चलेगी बात। क्लासिकल म्यूजिक विल कंटिन्यू फॉर एवर, सो द 2 टाइम साइकिल्स आर डिफरेंट। बट अल्टीमेटली बात तो यह है कि फिल्म म्यूजिक में जितने कस्टमर्स मिलेंगे आपको वो क्लासिकल में तो नहीं मिलेंगे, एंड देयर इज नो वे अराउंड दैट। नाउ ऐसे समझिए कि जो सुनने वाले हैं क्लासिकल म्यूजिक वो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, तो दे आर नॉट टेक सेवी। डाउनलोड करना, कंप्यूटर में से निकालना, स्ट्रीमिंग करना, वो उनके बस में बात नहीं है।
वेयरएज फिल्म वाले तो बहुत यंग पीपल है। ये आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया ये कह के कि ज़्यादातर अच्छी खासी उम्र वाले लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। ये धक्का लगा मुझे सुन के। दैट इज वाई योर एक्सेस उनके पर कम हो जाएगा, बिकॉज वो लोग को मिल नहीं पाएगी वो चीज़। तो आप ये कह रहे हैं कि नई जनरेशन या जो नौजवान लोग हैं वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, मैं जानबूझ के एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, इसको कम खरीद रहे हैं या सुन रहे हैं? वो ऐसी बात है कि सुनने वाले हैं, देयर इज अ सर्टेन साइज ऑफ ऑडियंस, इवन यंग एज वाले वो लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट द मोर ऑफ द यंगर पॉपुलेशन वांट्स समथिंग विच इज मिक्स्ड फ्यूजन। बात यह है कि आजकल के लोग के पास टाइम नहीं है, तो कोई 1.5 घंटे का राग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आप लाइव कॉन्सर्ट में जाएंगे तो 1.5 घंटा आपको शायद सुनना पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कितने लोग सुनेंगे, ये प्रॉब्लम हो गया है। तो हमारा जो ओरिजिनल मकाम था कि लाइव रिकॉर्डिंग जैसे परफॉर्मेंस हो रहा है वो निकालना, अभी आज आप देखें तो शायद लोग कहेंगे कि हमको नहीं सुनना है 1.5 घंटे का। और दूसरे ऐसे भी लोग हैं, मेरे पास तो मालकों से है, अभी दूसरा मालकों से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक मालकों फर्क दूसरा मालकों से कितना फ़र्क पड़ता है, डिपेंड्स किस घराने का आर्टिस्ट है, किस इंस्ट्रूमेंट में है या तो वोकल में है, तो इस सब में फ़र्क पड़ता है ना। अच्छा, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का कलाकार है, क्या वो हिंदुस्तानी संगीत का हो या कर्नाटक का, वो ठीक है उसकी माली हालत? अभी देखिए काफ़ी बुजुर्ग माइस्ट्रो हमारे जो थे, उस्ताद और पंडित, वो सब चल बसे और चलने बहुत जो है वो भी बड़ी उम्र के बन गए। आगे क्या बात चलेंगी इज अ स्टोरी, क्योंकि यंग जनरेशन के जो म्यूजिशियंस है वो लोग कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जरा। उनको ऐसा हो रहा है कि हम क्लासिकल लाइन में चले जाएंगे तो शायद इतने फॉलोअर्स हमको नहीं मिलेंगे, तो हमको थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि सितार में माइक्रोफोन डालते हैं, वीणा में माइक्रोफोन डालते हैं, और वो गिटार जैसी बात निकलती है इसमें से। और द होल थिंग इज द एसेंस, द स्पिरिट जो हमारा म्यूजिक है वो नहीं बनता इसमें। जो हमारा म्यूजिक है इट्स ए स्पिरिचुअल म्यूजिक, इट शुड प्रोवाइड यू पीस, सुकून देना चाहिए। तो इसमें ये डिस्टोर्टेड साउंड और गिटार और सितार और ऐसा हो जाएगा, और आजकल तो तबला भी बहुत जोर से लगने लगा है, देन इट डिस्टोर्ट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप बड़े ओल्ड फैशन साउंड कर रहे हैं? आई एम क्लासिसिस्ट इन दैट सेंस। अभी देखिए, अब ध्रुपद म्यूजिक की हमने बात नहीं करी, पर ध्रुपद इज द ओरिजिनल आर्ट फॉर्म, और उसमें कुछ खास एक्सपेरिमेंटेशन चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही चल रहा है। लेकिन उनका सपोर्ट बहुत नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि वो लोग प्योरिटी पे चले हैं, और आजकल प्योरिटी का वो इतना। और ध्रुपद तो गाने वाले भी बहुत कम है, गिनती के रह, 1-2 फैमिली रह गई, और उनके जो शागिर्द और डागर लोग, और उसके बाद में और गुंडेचा वो भी डागर के घराने से, वो भी एक ही घराना है। घराना तो 2-3 ही था, एक तो बिदुर मलिक जी का था और एक डागर का घराना। डागर घराने में बहुत नहीं रह गए अभी लोग। वासिफुद्दीन डागर को मैंने सुना था दिल्ली में, ही इज फैंटास्टिक, और उनकी उम्र को बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से 40-50 के बीच, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। आगे क्या बात होगी पता नहीं, वो भी नहीं और बहुद्दीन डागर जी भी नहीं है, वो जो बीना बजाते हैं, वो तो है। अच्छा, अब एक बात मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कोई सुधार आ सकता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में? क्योंकि देखिए ये तो फेजेस होते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, और आप ही नहीं, मैंने किसी 1-2 लोगों से और भी बात की थी, परेशानी है, मसला आ रहा है, क्या कर सकते हैं? डिजिटल एज ए कॉन्सेप्ट इस बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस से पहुंच सकते हैं। उनको दुकान में नहीं जाना पड़ता है खरीदने के लिए, घर पे क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। सो इन मेनी वेज इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। बात यह है कि उनको मोनेटाइज करने का मॉडल अच्छा नहीं बन रहा अभी, तो वो आगे की बात है, मेरा ख्याल से वो होगा। मतलब कैसे होगा? जैसे आप एक कंपनी चलाते हैं और आपके पास में सैकड़ों घंटों का म्यूजिक है जी, जो क्लासिकल म्यूजिक है और ओरिजिनल म्यूजिक है, आपने अपना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको भी अगर मैं ये इसमें हटा दूं कि साहब आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, इसलिए वो हेरिटेज है, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। ऐसे कमाल के लोग हैं आपके पास में जिनकी रिकॉर्डिंग है, और मैं ये चाहूँगा कि वो किसी न किसी तरह से महफूज रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो क्या हो सकता है? उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में पेश करना पड़ेगा,
एंड देन यू होप कि पीपल विल एक्वायर इट। और अभी बात यह है कि डाउनलोड करने का भी बहुत कम हो गया है, सब ज्यादा स्ट्रीमिंग की बात चल रही है। तो स्ट्रीमिंग का इट्स लाइक रेडियो, जब आपको क्लासिकल प्रोग्राम आ रहा है या तो बिना का गीत मना था, आपको फिल्म का गाना सुने आप शुरू हो जाए तो आपको सुनना मिलता था। तो अभी स्ट्रीमिंग में वही हो गया है, किसी को रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने की या ओन करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात होगी। आपको जब सुनना है आप जाके सुन लीजिए। नहीं, आपने जैसे आप क्या किस तरह के मॉडल्स हैं? हमारा तो अभी जो कैटलॉग है वो तीनों जगह से मिल रहा है। फिजिकल स्टॉक भी अभी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। डाउनलोड भी हो रहा है और स्ट्रीमिंग भी हो रहा है। तो आप iTunes पे जाएंगे, ई म्यूजिक पे जाएंगे, Amazon म्यूजिक पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड मिलेगा। आप Spotify पे जाएंगे तो आपको स्ट्रीमिंग मिलेगा। और इंडिया में भी ऐसी चैनल्स भी है, सावन है, गाना है, वो सब लोग भी पेश करते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर्स। सो वो पहुंचने का तो रास्ता बहुत खुल गया अभी। ओनली क्वेश्चन इज हाउ यू एक्वायर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट, दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम। शायद फिल्म म्यूजिक में, बॉलीवुड म्यूजिक में ज़्यादा सक्सेस हुआ होगा, क्योंकि वो लोग तो रिंगटोन्स में भी पैसा बना लेते हैं। क्लासिकल तो रिंगटोन्स नहीं बन सकते ना। सो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक सवाल और वो ये कि ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं कि म्यूजिक है, कॉपीराइट होना चाहिए, पर आप उसकी नज़र से देखिए जो म्यूजिक को किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया कि इतना मुश्किल है ये पता कर पाना कि भाई मैं इस म्यूज़िक के हिस्से को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो अब मैं कैसे यूज़ करूँ, मतलब किसको कांटेक्ट करूँ, किसको पे करूँ, क्या करूँ, 30 सेकंड का म्यूज़िक का कितना पैसा लगेगा, 1 मिनट का कितना होगा, और अगर फर्स्ट करो मैं इंटरनेट पे यूज़ करूँ या कहीं और यूज़ करूँ तो क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें समझने और जानने के लिए आदमी पागल से होना। लेकिन वेस्ट में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लेबल का म्यूजिक है, जो जिस कंपनी ने म्यूजिक रिलीज किया है, राइट्स ज़्यादातर उनके पास होता है। उनके पास नहीं है तो वो लोग जिसके पास लेना है वो लेके आपको दे सकते हैं। नहीं, दे तो सकते हैं। आप एक प्रैक्टिकली थोड़ी सी मदद करिए जी। एक नौजवान इंसान है, 22-25 साल का है, जिसने कभी म्यूजिक यूज नहीं किया अपनी फिल्म में, वो यूज करना चाहता है, वो किससे कांटेक्ट करे? हमको कांटेक्ट करते हैं। हमको क्या मतलब, हजारों कंपनियां हैं, हमारी जैसी कंपनी हजारों कंपनियां हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी होती है कि वो स्पेशलाइज करते हैं, किस तरह का म्यूजिक आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट करके देखेंगे, और फिर आपको बोलेंगे ये आपको पसंद है तो ये कंपनी के पास है, ये आपको पसंद है तो वो कंपनी के पास है, और आपको वो शायद राइट्स भी मिला। नहीं, वो कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन? Well, there is an organization called Cobalt in Europe and America which does that. COBALT. KOB. अच्छा, KOBALT. They are aggregators. But then there are many, I'm sure there are many organizations like that who specialize in providing music for films, for advertisements. ऐसे हाँ, लेकिन अब सोचिए कि एक नौजवान इंसान है, उसको थोड़ा सा कहीं म्यूजिक यूज करना है अपनी डॉक्यूमेंट्री में, कोई बहुत बड़ा कमर्शियल उसका प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करने वाला, अब वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे कैसे भागेगा और क्या करेगा? नहीं, क्या होता है, काफ़ी ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स भी बनाते हैं प्रोजेक्ट कभी कभी, या तो कोई चैरिटी का होता है, तो दे कम टू अस एंड दे से हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, एंड देन वी विल हेल्प देम आउट, वी विल गिव देम फॉर अ नॉमिनल अमाउंट समटाइम्स, सिंपली टू मेक श्योर दैट दे गेट व्हाट दे वांट। एंड देन देयर आर टाइम्स जो बड़ी बड़ी फिल्म वाले भी आते हैं, तो इसमें से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो तो खैर हो गया। ये बताइए कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके बारे में काफ़ी पिछले दिनों चर्चा रही है। जावेद अख्तर ने तो एक बाकायदगी से पूरा बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत कम पास होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वो भी पास हुआ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा थे जावेद अख्तर, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक तरह से आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल राइट्स का मामला था। अब इस पर क्या सिचुएशन है? कुछ कॉपीराइट्स ठीक ठाक है इंडिया में? मेरा ख्याल से देयर आर प्रॉब्लम्स। मतलब आप देखिए कि कभी कोई होटल में आप जाएंगे तो उधर म्यूजिक चल रहा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उधर म्यूजिक चला होगा, किसी भी पब्लिक जगह में चलता होगा, तो उनका सबका परफॉर्मेंस राइट्स की रॉयल्टी देनी पड़ती है। नहीं, देनी पड़ती है इंडिया में। हमारी इंडिया में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए कितने लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, तो यही प्रॉब्लम है कि लॉज पास किए होंगे, लेकिन जो एबिलिटी टू कलेक्ट जो है, मॉनिटरिंग करना कि किस जगह यूज कर रहे हैं लोग, हाउ टू गेट दैट मनी, वो सिस्टम नहीं चल रही बराबर। सो द कॉन्सेप्ट इज देयर,
but the acquisition of royalty is not working. अब मैं थोड़ा सा अपना हैट थोड़ा सा उतार देता हूँ, इसलिए कि मैं एक कॉर्पोरेट का आदमी से बात कर रहा हूँ जो म्यूज़िक का लेबल चलाता है, नवस रिकॉर्ड्स उस कंपनी का नाम है, और जाहिर सी बात है आपकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आना चाहिए क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, आप मुझसे वो सब छीन लेना चाहते हैं। अरे सोचिए, हिंदुस्तान जैसी जगह पे सड़क पे जा रहे हैं, गाना बज रहा है, सुन लेते हैं, मज़ा आ जाता है, होटल में चले जाते हैं, बसों में म्यूज़िक बजने लगता है, अच्छा लगता है। अब आप ये कह रहे हैं वो सब कॉपीराइट ड्रिवन होगा, मतलब ये कि सब जगह IPR का कानून चलेगा और मैंने थोड़ी सी देर के लिए भी इंजॉयमेंट के लिए गाना लगाया, आप कहेंगे खबरदार इसका पैसा चाहिए मुझको। देखिए, रेडियो में भी चलता है तो भी पड़ता है। नहीं, रेडियो की बात अलग है, लेकिन मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में कह रहा हूँ, म्यूज़िक घुल मिल गया है हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर हिंदुस्तानी जो तमीज़ और तहजीब है। That is a conflict between intellectual property right and entertainment side. जो कंपनी म्यूजिक बनाती है और रिलीज करते हैं, they have an expenditure to make. They have to pay the artist को पैसा देना पड़ता है, आर्टिस्ट को रॉयल्टी देनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग का खर्चा होता है, स्टूडियो का खर्चा होता है, मास्टरिंग का, फिर पब्लिसिटी का खर्चा होता है, फाइनेंसिंग का खर्चा होता है, स्टॉक रखने के वेयर हाउसिंग का खर्चा। हाउ दैट वो कैसे निकलेगा? अरे आप इंडिया में आप देखिए दाम, जो सीडी एक दफ़ा तो 65 रुपीज़ में सीडी बिकती थी, अभी इसमें किसका पैसा निकलने वाला है? कुछ नहीं होगा। आपके जवाब को मजबूत करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और दे देता हूँ। आप आगे कभी ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हिंदुस्तानी कलाकार है उसका भी फायदा होगा, उसके बाद 4 पैसे फायदा होता है ना, उसके बाद 4 पैसे फीस पहले निकालनी पड़ती है। आर्टिस्ट की फीस तो पहले निकलेंगी और इसके बाद दूसरा जो खर्चा जो होता है, जो मास्टरिंग होता है, कि रेप्लिकेशन होता है, वो सब खर्चा तो और लगता है इसके पीछे। सो ओके, अच्छा, एक दो बस आखिर में कुछ सवाल हैं। जैसे कि नवरस रिकॉर्ड्स, मुझे याद है जैसे 90s में मैंने इस मुल्क में देखा, यानी कि ब्रिटेन में और लंदन में ख़ास तौर पे इतने ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स होते थे, लेकिन अब आप बहुत कम हाथ लगाते हैं बड़े कॉन्सर्ट्स को। हाँ, हम नहीं करते, 25 साल हमने किया काफ़ी, और हमारे पास इतना रिकॉर्डिंग भी पड़ा है अभी जो रिलीज़ नहीं हुआ है। और दूसरा, ये मेरे बड़े भाई जो थे हमारे टेक्निकल मास्टर, वो चल बसे तो, एंड to do a classical music concert in London, unlike in India, it's a very difficult concept. You need a lot of money, a lot of investment, and you need a lot of people to carry it off. आर्टिस्ट को लाना इंडिया से, उनको संभालना, उनको एयरपोर्ट छोड़ना, एयरपोर्ट से लाना, होटल में रखना, उनका खाना पीने का बंदोबस्त करना, स्टेज पे लाने का है, स्टेज पे, सो द होल थिंग यू डोंट हैव इतना जो सपोर्ट इंडिया में सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इधर नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो हमने काफ़ी वक्त किया और अब थक गए, अब दूसरे लोग आ रहे हैं उनको। और दूसरा ये है कि बिकॉज हम तो कमर्शियल कंपनी थे, हमको आर्ट्स काउंसिल का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, और क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्सर्ट कभी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी पड़ता है। एक सवाल मुझे बड़ा टेम्पटेशन है, इसलिए कि मैं थोड़ा आपके बारे में जानता भी हूँ, और मजबूरी होती है एक इंटरव्यूअर की, अगर वो ज़्यादा जानता है अपने इंटरव्यूई के बारे में तो वो कभी कभी ज़्यादा सवाल करने लगता है। एक ये है कि विभाकर बख्शी की बातें सुन के लगेगा कि हाँ साहब ये तो क्लासिकल म्यूज़िक वाले हैं, बफ हैं, इतना सब जानते हैं हमेशा से, लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कोई बहुत ही ज़बरदस्त एक कलाकार है जिसको वो घंटों सुन सकते हैं, उसका नाम है मोहम्मद रफ़ी। जी बिल्कुल। और आपके पास नायाब कलेक्शन है मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी फॉर मी वाज अ वॉइस ऑफ गॉड, और वो दोबारा नहीं आएगा। क्लासिकल दो, फिल्म का दो, मॉडर्न गाना दो, रॉक एंड रोल का दो, कुछ भी जॉनर उनको दो, ही कुड प्रोड्यूस सम मिरेकल्स। एंड माई ओनली रिग्रेट वाज आई नेवर हर्ड हिम लाइव। कभी मैं नहीं सुन पाया। एक दफ़ा बहुत नज़दीक में पॉसिबिलिटी हो गई थी, वो आने वाले थे, हम बहरीन में रहते थे उस वक्त, लेकिन उसके पहले वो चल बसे, तो नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे जो 3 खास म्यूजिशियंस ऑफ द पास्ट जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें से 2 मेरे को चांस नहीं मिला। दूसरे थे उस्ताद आमिर खान साहब, वोकलिस्ट, उनको भी मैंने कभी नहीं सुना नहीं, और दूसरा था उस्ताद विलायत खान साहब, तो उनको तो हम पकड़ के बैठ गए थे कितने अरसे के लिए। इट वॉज वेरी ग्रेट प्रिविलेज टू हैव नोन हिम। आपने मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक डिस्क रिकॉर्ड की। जी जी, उसके बारे में बताइए। ये बात यह है हुई कि नौशाद जी के साथ हमारा अच्छा कांटेक्ट हो गया, और इसके बाद हमको पता चला कि नौशाद जी ने उनके सबसे फेमस जो गाने थे वो दोबारा रिकॉर्ड किए थे। जो पहले ओरिजिनल फिल्म में हुआ था वो स्टीरियो में नहीं थे, लेकिन 1970s में उन्होंने दोबारा रफ़ी साहब से गवाया, जैसे वो दुनिया के रखवाले, सेम ऑर्केस्ट्रेशन, सेम अरेंजमेंट, लेकिन स्टीरियो में किया।
और दूसरे गाने ऐसे भी थे कि जो फिल्म में कभी यूज़ नहीं हुआ या तो फिल्म ही नहीं रिलीज़ हुई, तो ऐसे भी गाने थे जो पहले रिलीज़ नहीं हुए थे। तो वो सारा मिला के 7-8 गाने 10 गाने का कोई एल्बम उन्होंने बनाया, और ईच गाने के बीच में नौशाद जी ने कमेंट्री दी कि उसका क्या माहौल था, क्या बात थी रफ़ी साहब के बारे में। एंड वी कॉल इट द लास्ट जर्नी ऑफ मोहम्मद रफ़ी। क्या बात है। And that was my first association with Naushad ji, and it was for me it was a wonderful opportunity because मेरे को मोहम्मद रफ़ी साहब का म्यूजिक कैसे चांस मिलता रिलीज करने, वो तो चल गए थे, and it was all film music, so the rights always belong to film producers या तो म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। विभाका बख्शी, इसी जज्बाती नोट पे, इसलिए कि मोहम्मद रफ़ी की बात चली है, आप उनके फ़ैन हैं, मैं भी फ़ैन हूँ, और उनको हम ट्रिब्यूट पे करते हैं। नवरस रिकॉर्ड्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपसे किसी और प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। cineinc.com